इश्क नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में आकर सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन अभी उसने गैस ऑन किया ही था कि अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरी किचन आग से भर गई। पूरी किचन देखते ही देखते जलकर राख हो चुकी थी। आश्रम के सभी लोग एक तरफ खड़े थे, बच्चे बूढ़े सभी डर से सहमे हुए थे। आग बुझाने के लिए कुछ गार्ड्स फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का काम कर रहे थे और इश्क डरी सहमी हुई अन्य के गले से लगकर खड़ी थी। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसी वक्त इश्क का हाथ पकड़कर किसी ने उसे पीछे खींचा और फिर अपनी बाहों में समेटकर तेजी से किचन से बाहर निकला। वो और कोई नहीं, अन्य सिंह राठौर था। इश्क डर से कांप रही थी। अगर अन्य उसे बाहर नहीं निकालता तो वो भी जलकर राख हो जाती। उसने अन्य को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था और अन्य ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था और उसकी उंगलियां हल्की हल्की हलचल कर रही थी। वो अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए खुद के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी गहरी नजरें इश्क के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर जा रही थी और फिर उसकी क्लीवेज पर, जो गहरी गहरी सांसों की वजह से बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखते हुए बड़ी ही फिक्र और प्यार से बोला, तुम ठीक तो हो ना इश्क? इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है अगर अन्य आखिरी वक्त पर नहीं आता तो। उसने एक बार फिर से अन्य को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगी रोने लगी। अन्य ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर इश्क बस उसे देखती रही। तभी एक बुजुर्ग औरत ने आकर, जो कि उस आश्रम का ज्यादातर काम संभालती थी, उसने अन्य से इश्क को अंदर लेकर जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर अन्य को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई तलब पूरी हो गई हो। उसने जल्दी से इश्क को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। इश्क ने भी अपने हाथ उसके सीने पर रखे हुए थे। वो इस वक्त अपनी सेंस में ही नहीं थी। डर उस पर अभी भी हावी था। अन्य उसे लेकर अंदर आया और फिर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुक गया तो इश्क थोड़ा कसमसा गई। अन्य उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ इश्क? तुम अभी भी क्यों डर रही हो? सब कुछ ठीक हो चुका है, कहते हुए अन्य के हाथ उसके कंधे पर चल रहे थे। इश्क अभी भी चुप थी। अन्य का इतना ज्यादा उसके करीब होना और अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो बोलने की हालत में थी ही। अन्य उसके और करीब आना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई बहाना नहीं था। पर अचानक ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इश्क का डर उसे अपना हथियार लगने लगा। वो बेड पर बैठा और फिर इश्क को थोड़ा सा उठाकर खुद अच्छी तरह से बैठते हुए उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो इश्क एकदम से हैरान रह गई। वो उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ पर रुकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बाहर सब। अन्य ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है इश्क, मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और इस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाला। इश्क उसकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर रही थी। वहीं अन्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने इश्क की कमर पर अपना हाथ रख हल्का सा दबाया और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। अंडस्को, रशिया में दोपहर के 3 बजे विलियम मीटिंग रूम में फायर का इंतजार कर रहा था और फायर अपने रूम में था। उसका फिलहाल किसी से भी मिलने का मन नहीं था। कल रात उसके साथ जो लड़की थी अभी थोड़ी देर पहले ही उसके रूम से बाहर गई थी। इस वक्त वो अपने बेड पर आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसका फोन बजा तो उसका मन अपने फोन की तरफ देखने का भी नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने फोन की तरफ देखा और बॉस नाम फ्लैश होते हुए देख उसने फोन रिसीव किया। सामने से अभी तक कोई आवाज नहीं आई, बस शांति थी। फायर ने भी कुछ नहीं कहा, बस कान को अपने कान से लगाकर आराम से बैठा रहा। अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट उसने एस्ट्रे में रखकर बुझा दी थी। इंडिया में राठौर मेंशन, सूर्या बिल्कुल शांत होकर खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी सांझ, जिसके कान पर फोन लगा हुआ था। उसने सूर्या को अग्नि को फोन लगाने के लिए कहा था, लेकिन वो अग्नि से कोई बात करता उससे पहले ही सांझ ने उससे फोन छीन लिया था। लेकिन अब ना ही वो फोन पर कुछ बोल रही थी और ना ही सामने से कोई आवाज आ रही थी। वो बेहद गुस्से में थी और अब वो शांत बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। वो ऑन कॉल बोली, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है तो तुमने कॉल रिसीव ही क्यों किया? इससे अच्छा तो नहीं करते। मम्मा, सामने से एक शांत आवाज और सांझ ने मुंह बनाया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो ऑन कॉल ही बोली, क्या मम्मा? हाँ। अपनी मम्मा की कोई फिक्र भी है तुम्हें, या सिर्फ मैं कहने के लिए तुम्हारी मम्मा हूँ? तरस गई हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए, लेकिन तुम्हें तो अपनी मम्मा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पिछले 15 सालों से तुम मुझसे दूर हो। जब भी बुलाती हूँ तो बिजनेस का बहाना बनाकर मना कर देते हो।
तुम्हें तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी मम्मा से भी ज़्यादा प्यारा है क्या? आई लव यू मम्मा। सामने से बस इतना सा कहा गया और सांझ एकदम से ढीली हो गई। उसका गुस्सा और मायूसी से भरा चेहरा एकदम से खिल गया। आंखों की नमी होठों की मुस्कुराहट में बदल गई। आई लव यू टू बच्चे, प्लीज अब तो मम्मा से मिलने आ जाओ, उसने प्यार से कहा। सामने से अग्नि बोला, मैं आ रहा हूँ मम्मा। उद्धरण चिन्ह। सच? सांझ ने हैरानी से पूछा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बस गहरी शांति थी। कुछ देर बाद आवाज आई, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है मम्मा, मैं बाद में बात करूंगा, कहकर अग्नि ने फोन काट दिया। लेकिन सांझ को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो चहक कर सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, हमारा बच्चा सच में आएगा ना? सूर्या उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, जरूर आएगा, हमारा बच्चा वापस जरूर आएगा। कहते हुए वो उसके सिर को सहला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो मन ही मन बोला, बस उम्मीद है कि हमारा बच्चा वापस आए, वो नहीं जिसके लिए तुमने अपने बच्चों को खुद से 15 साल दूर रखा है। कहते हुए वो अतीत की याद में खो गया। करीबन 14 साल पहले। उस वक्त अग्नि करीबन 10 साल का था। एक दिन घर के गार्डन में अग्नि, अमायरा, वैदेही और अन्य चारों खेल रहे थे। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, जिनके साथ कुछ बच्चे भी शामिल थे। एक लड़का जो तकरीबन 16-17 साल का था, उसका नाम अमित रायचंद था। खेलते वक्त उसकी नजरें अमायरा पर चल रही थी। वो बहुत ही बेहुदा नजरों से अमायरा को देख रहा था। अचानक ही घर में एकदम से अंधेरा छा गया, शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ था। अग्नि ने जल्दी से अमायरा को आवाज लगाई ताकि वो उसके पास जा सके, क्योंकि अमायरा अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती थी। करीबन 14 साल पहले राठौर मेंशन में 1 दिन मेहमान आए हुए थे, जिनके साथ एक बच्चा भी शामिल था। अमायरा, अन्य वैदेही और अग्नि के साथ वो बच्चा अमित रायचंद भी वही गार्डन में खेल रहा था कि तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ था। अंधेरा होते ही अग्नि ने अमायरा को आवाज लगाई, क्योंकि अमायरा अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन उसकी आवाज लगाने पर भी अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अग्नि को उसकी फिक्र होने लगी। तभी कुछ पलों बाद ही एकदम से रोशनी हुई। शायद गार्ड्स ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ठीक कर दिया था। मुश्किल से 2 मिनट ही वहां पर अंधेरा रहा होगा, लेकिन इतने में ही अग्नि अमायरा को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा था। लाइट आते ही उसने अमायरा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब अमायरा वहां पर नहीं थी। अग्नि की सांसें तेज होने लगी। उसने वैदेही की तरफ देखा, जो अन्य के साथ खड़ी थी। वो उसे देखते हुए बोला, अमायरा कहाँ है? वैदेही मासूमियत भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता भाई। कोट। अब अग्नि ने अन्य की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है क्या अमायरा कहाँ गई? लेकिन अन्य ने भी अपना सिर ना में हिलाया और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो उसकी? यही कहीं होगी, खेल रही होगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अग्नि ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और बोला, यू शट अप। अन्य बस उसे देखता रहा। अग्नि ने अब जल्दी से अमायरा को ढूंढना शुरू कर दिया था। अंदर जाने की बजाय वो बाहर की तरफ ही उसे ढूंढ रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि अमित रायचंद भी वहां पर मौजूद नहीं है। उसे पहले ही अमित अच्छा नहीं लग रहा था। वो अमायरा पर उसकी नजरें महसूस कर सकता था। अब वो और भी ज्यादा जल्दी से उसे ढूंढने लगा। उसे इस तरह से बेचैन होते देख गार्ड्स ने उससे पूछा, तो उसने गार्ड्स को भी कुछ नहीं कहा, बस खुद ही उसे ढूंढता रहा। अमायरा को ढूंढते ढूंढते ही वो बैकयार्ड की तरफ आया, तो उसे एक जगह से दबी दबी आवाज आने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उस तरफ दौड़ा जहां से उसे आवाज आ रही थी। वहां पर आकर उसने देखा कि अमायरा नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और अमित उसके ऊपर झुका हुआ था। अमायरा उसे देखते हुए रो रही थी और बोल रही थी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज वो ऐसा ना करे। लेकिन अमित ने अपने एक हाथ से उसके मुंह को दबा रखा था और उसे गुस्से से देखते हुए बोल रहा था, मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा, मैं बस एक जादू करूंगा और इस जादू में तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। उसकी ही कहते ही इससे पहले कि वो कुछ और करता, अग्नि जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि ना सिर्फ बैकयार्ड बल्कि पूरा राठौर मेंशन ही एकदम कांप उठा। उसकी चीज अंदर बैठे सांझ और सूर्या के साथ मौजूद वहां पर हर एक शख्स को सुनाई दी। अग्नि की आवाज को महसूस कर ही सांझ का दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। उसके हाथों में पकड़ी हुई चाय का कप गिर गया और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। वो बाहर खड़े गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, एक्स अग्नि, अग्नि कहाँ है? गार्ड ने पीछे बैकयार्ड की तरफ इशारा कर दिया। सांझ और सूर्या के साथ साथ बाकी सब भी बैकयार्ड की तरफ भागे। जैसे जैसे वो बैकयार्ड की तरफ पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उन्हें एक चीख सुनाई दे रही थी।
शायद वो किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ थी जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा भयंकर होती जा रही थी। सांझ और सूर्या दोनों का गला सूखने लगा था। हर कोई वहां पर डर से कांप रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों बैकयार्ड पहुंचे अचानक ही वो आवाज़ आना बंद हो गई। वो दोनों भी वहां बैकयार्ड पहुंचते ही सामने की तरफ देखकर एकदम से सुन्न रह गए। सामने मायरा रोती हुई खड़ी थी। नीचे जमीन पर अमित रायचंद गिरा हुआ था और उसका सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। अग्नि के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था जो वो अभी भी अमित के सिर पर मार रहा था। उसने उसे इतना ज्यादा मारा था कि अब उसके सिर की जगह सिर्फ मांस के चिथड़े और खून ही खून नजर आ रहा था। सांझ अपने होठों पर अपना हाथ रख बुरी तरह से कांपने लगी। सूर्या जल्दी से अग्नि की तरफ भागा और उसके हाथों से वो पत्थर लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज सूर्या भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अग्नि पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो लगातार अमित को मार रहा था और चीखे जा रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर अमित राजवंश के माँ बाप भी एकदम से डॉक्टर रह गए। वह जल्दी से अमित की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक अमित खत्म हो चुका था। उन्होंने अग्नि की तरफ देखा जो अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। अग्नि को अमित से दूर करना बेहद मुश्किल हो चुका था। अग्नि आग की तरह जल रहा था जो सब कुछ भस्म कर दे। सूर्या, जीवन और मृत्यु तीनों ने मिलकर अग्नि को पीछे किया, लेकिन उन तीनों ने भी आज तक इतना जोर कभी नहीं लगाया था। अग्नि को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। अमित के माँ बाप उसके पास बैठे रो रहे थे और अग्नि अभी भी गुस्से से अमित की तरफ देख रहा था। सूर्या ने अग्नि के एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घूरते हुए बोला, ये तुमने क्या किया है अग्नि? उद्धरण चिन्ह। अग्नि ने अपनी आग से बहती नजरें सूर्या की तरफ उठाए और गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेता हुआ बोला, ऐसे ही करूंगा। अगर किसी ने मेरी बहन को छूने की कोशिश भी की तो मैं ऐसे ही करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। कहते हुए वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसने अपने जबड़े भी बुरी तरह से कस रखे थे। अग्नि का ऐसा रूप देखकर अब सांझ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसे गिरते हुए देख इतिश्री और जीविका ने उसे संभाला। सूर्या अग्नि को देखते हुए एकदम पत्थर हो चुका था। उसे जिस बात का डर था वही बात हो रही थी। अपने बच्चे के अंदर वो अपनी झलक भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह जब देख रहा था वो उसकी शख्सियत से भी ज्यादा भयंकर चीज थी जो वो कभी नहीं देखना चाहता था, और सांझ तो बिल्कुल भी नहीं। अग्नि इस वक्त इतना ज्यादा भयंकर लग रहा था कि अमायरा और वैदेही भी उसे देख तक नहीं पा रही थी, जबकि अन्य एकटक उसे देख रहा था। कुछ देर बाद राठौर मैंशन। सांझ बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। डॉक्टर काफी पहले ही उसका ट्रीटमेंट करके जा चुके थे। सूर्या कमरे में नहीं था। वो अमायरा के साथ उसके कमरे में था, क्योंकि अमायरा बहुत ज्यादा डर रही थी और जब भी वह बहुत ज्यादा डरती थी तो सिर्फ सूर्या ही उसे संभालता था। अग्नि अपने कमरे में था। सूर्या ने उसे अपने कमरे में बंद कर रखा था क्योंकि इस वक्त उसे उसका और कुछ इलाज समझ नहीं आ रहा था। अग्नि कमरे में दीवार से लगकर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके सामने बार बार अमायरा का चेहरा आ रहा था और फिर उसके बाद अमित रायचंद का। उसे याद कर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगता। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और सांझ का चेहरा उसके सामने आया। सांझ जिस तरह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरी थी वो उसे भी भूल नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर दरवाजे के पास गया। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे की तरफ हटा और बड़ी ही तेजी से सीधा दरवाजे के अंदर जाकर लगा। वो दरवाजा झट से खुल गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। आगे जारी है।